हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा मुसानी। और मैं तमाम लोगों को जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है, ख़ास तौर पे हमारे गेस्ट स्पीकर्स यानी कि मेंटोर्स, आप सब लोगों को आज के इस सेशन द प्री एग्ज़ाम गाइडेंस सेशन रिलेटेड टू दी सीएमए यूएसए कोर्स में वेलकम करता हूँ। ये जो सेशन है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय है मिर्चावालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी, which is an approved IMA course provider and an approved HOG course partner। और बीइंग एन अप्रूव्ड पार्टनर, IMA जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको 37.5% डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है ऑन द इंटायर IMA फी स्ट्रक्चर, एज वेल एज 54% डिस्काउंट ऑन द प्रैक्टिस मटेरियल ऑफ हॉक इंटरनेशनल। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक मिर्चा वाला के पास इनरोल नहीं किया और वो भी इस क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं या क्वालिफिकेशन कर रहे हैं और मेजर डिस्काउंट्स अवेल करना चाहते हैं, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये मेजर बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। इस सेशन के अंदर मैं आपका थ्रू आउट दी सेशन होस्ट रहूंगा और हमारे जो चार मेंटोर्स हैं वो वन बाय वन पहले अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे रिलेटेड टू कि किस तरीके से आपने स्टडी कंप्लीट करनी है, इस कोर्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एग्जाम डे के अंदर किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपने क्या टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करनी है ताकि आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकें और अच्छे तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करके पास भी कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। आई एम उसामा मुसानी, द tutor and instructor of CMA USA course at Mirchawala Zab of Accountancy. I have been teaching this qualification CMA USA for more than 8 years now, and for that I have also been recognized as a gold level leader by IMA, and I was a gold medalist in MBA, and I am also myself a CMA USA qualified professional। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं और ये बीच बीच में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। जो खास तौर पे हमारे अटेंडीज हैं उनको मैं खास तौर पे ये चीजें इन्फॉर्म करता रहूंगा। पहली बात ये है कि इस सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा है, जिसको हमने सोचा है कि लास्ट 20 मिनट्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और उससे रिलेटेड अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चंस वगैरह सेंड करने हैं या पूछने हैं तो चैट के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा। उस चैट के अंदर आप जाएंगे तो न्यू चैट का ऑप्शन है, न्यू चैट में आप जाएंगे तो मिर्चा वाला आ रहा होगा, आप वहां पे अपने जो क्वेश्चंस है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरे पास जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह जब वो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा तो मैं हमारे मेंटोर से वो क्वेश्चंस पूछूंगा और वो उसके आंसर कर देंगे। तो कोशिश करें कि पहले ही अपने सारे क्वेश्चंस मुझे सेंड कर दें ताकि जब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो तो मैं जो हमारे मेंटोर्स हैं उनसे डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पूछ सकूं। एंड में आएंगे तो फिर ऐसा नहीं हो कि वो रह जाए। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं चैट में जाएं, न्यू चैट के अंदर मिर्चा वाला आ रहा होगा, वहां पे जो भी आपका क्वेश्चन है आप सेंड कर दें तो इंशाल्लाह हम एंड में उसको टेकअप कर लेंगे अपने मेंटोर्स के साथ। सेकेंडली, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है वो अपने कॉन्टेक्ट नंबर, खासतौर पर व्हाट्सएप नंबर इसी चैट के अंदर सेंड कर दें ताकि इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है प्लस जो डिस्काउंट्स की डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेंटोर से। फर्स्ट मेंटोर हमारी है मिस इलाफ वसीम, and she passed the CMA USA Part 1 exam with an impressive 78% score recently in September October 2025 exam window, and she is a cost accountant in a renowned company from Bahrain। okay, तो इलाफ आप स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक यू। ठीक है इलाफ, आप स्टार्ट कर सकती हैं। Assalamu alaikum. Am I audible? जी आवाज आ रही है, वालेकुम सलाम। Okay. I have recently just completed my exam. So मैंने अपना exam सितंबर में दिया था. And starting with my preparation, I had started in I think 3 months prior. क्योंकि मैं काम भी कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम ड्यूरेशन थोड़ी कम थी। तो सबसे पहले मैंने मिर्चा वाला से CMA की क्लासेस परचेज की थी पार्ट 1 की। एंड देन मैंने अपनी क्लासेस जो थी सारी मैंने पहले वो देखी। उसके बाद मैंने हॉक की सब्सक्रिप्शन ले ली थी जो आई थिंक 2 साल तक वैलिड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद मैंने जब क्लासेस फिनिश कर ली थी लेना फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो प्रैक्टिस में मैंने सबसे पहले बहुत इंटेंसिव रीडिंग की है बिकॉज़ टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी थी, अराउंड 600 पेजेस या सो। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं एक ही बार रीड करूँ बट बहुत थरोली रीड करूँ कि वो मुझे चीज़ें याद रहें एंड तक।
सो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर रीड करती थी और सॉल्व भी करती थी। तो एक दिन में एटलीस्ट लाइक 3 चैप्टर्स में काम के बाद ट्राई करती थी कि मैं वो पिक इन कर लूँ। हाउएवर वीकेंड्स में मैं ट्राई करती थी मैं ज़्यादा ग्रास्प कर लूँ जितना मुझसे हो सके। सो वंस मैं ये सब कंप्लीट कर लिया था, देन मेरे पास आई थिंक रफली 1 महीना रहता था जब मैंने अपना एग्ज़ाम बुक कर लिया था। एंड देन मैंने अपनी फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम अपना सॉल्विंग में स्पेंड किया था रादर देन रीडिंग में, क्योंकि एक बार मैंने थरो रीडिंग कर ली ही थी जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इट्स बेटर अगर आप रीडिंग करने में स्लो हैं तो आप एक ही बार रीड करें, बट उसको अच्छे से समझ लें ताकि वो बार बार आपको रीड ना करना पड़े। सो वंस आई वाज डन, मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। मैं डेली एटलीस्ट 2 सेट ऑफ 50 MCQs करती थी और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी करती थी। ऑलमोस्ट हर रोज करती थी। एंड हॉक में एक एरिया है जहाँ पे आपको रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं पार्ट वाइज। सो मैंने वो पार्ट वाइज रिवीजन जो नोट्स थे मैं उसको गो थ्रू कर लेती थी रादर देन गोइंग थ्रू द होल बुक, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। एंड बहुत ज़्यादा है पोर्शन पढ़ने के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम सही से मैनेज करो इस पीरियड में। सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक एक्सेल शीट थी जिसमें मैंने हर रोज़ का अपना स्केड्यूल लिखा हुआ होता था कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, एंड रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग माई डे वॉज, मैं कोशिश करती थी कि मैं एटलीस्ट वो कंप्लीट कर लूँ। एंड सम डेज आई कुड नॉट, बट फिर मैं वो टाइम वीकेंड पे अपना लगा देती थी। सो आई वुड स्पेंड मोर टाइम ऑन वीकेंड कि मैं ये ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर सकूँ। ऐसे क्वेश्चंस में आई वाज वेरी कंफर्टेबल, मे बी बिकॉज माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट आई वुडेंट से कि सबका ऐसे एक्सपीरियंस होगा। मुझे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगते थे कंपेयर टू एमसीक्यूज आई वुड से। सो मैं अपना ज़्यादा फोकस एमसीक्यूज पे ही रखती थी। माय फाइनल प्रिपरेशन वीक की थी। आई डिड 3 मॉक्स जो हॉक में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एंड देन आई ऑल्सो डिड मिर्चा वाला के जो मॉक्स थे मैंने सर से रिव्यू भी लिया था उस पे। एंड आई ट्राई टू स्कोर बेटर देन माय प्रीवियस मॉक्स। तो मैं एक मॉक करके उसका रिव्यू करती थी, फिर वो एरिया उसको रिवाइज कर लेती थी, अगर रीडिंग की जरूरत होती थी टेक्स्ट बुक वापस रीड कर लेती थी। एंड देन आई वुड जस्ट गो थ्रू वन माय मॉक बाय मॉक। हाउएवर लास्ट 2 डेज में मैंने सिर्फ वो मॉक का जो हॉक में जो रिवीजन है वो किया था। जो मेरी मॉक में मिस्टेक्स थी वो मैंने एक नोटबुक पे लिख ली थी, जो मैंने वापस फिर गो थ्रू की थी अपने एग्जाम से 1-2 दिन पहले, ताकि मैं वो सेम मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करूँ। एंड ऑन द एग्जाम डे बहुत नर्व रैकिंग होता है, बट आई थिंक इट्स ओके। वंस आप एग्जाम में एंटर होते हैं एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग, इट गेट्स इजियर। वन टिप जो मैंने की थी एंड आई वुड से इट वाज वेरी हेल्पफुल, जो मैंने अपने मॉक्स में यूज नहीं की थी बट दिस टाइम सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पार्ट 2 मैं वो यूज कर रही हूँ, इज दैट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर थ्योरी बेस्ड। मैंने फर्स्ट 1 आवर में ऑल द थियरी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे अपने, बिकॉज वो इजी होते हैं। यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, सी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन से जो मुझसे नहीं हुए थे आई लेफ्ट देम, बट मोस्ट ऑफ देम मैंने कर लिए थे। तो इन 1 आवर आई वाज डन विद ऑलमोस्ट लाइक 40% ऑफ माय क्वेश्चन। सो अब मेरे पास 2 घंटे थे एंड आई हैड जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस लेफ्ट। सो फिर मैंने वो 2 घंटे में जो मुझे आ रहे थे मैंने पहले वो सब सॉल्व कर लिए थे, एंड देन आई हैड हाफ एन आवर लेफ्ट। बाकी हाफ एन आवर में मैंने जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वो कर लिए। हाउएवर देयर वर स्टिल सम क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं हुए, तो वो मैंने गेस कर लिए थे, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपसे नहीं हो रहे और आपको लग रहा है टाइम कम है और आप वो अपना टाइम नेक्स्ट पार्ट में यूज कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो आपने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस वो करेक्ट होंगे 50 ऑफ देम, तो आप गेस वर्क कर लें, बिकॉज समटाइम्स इट्स करेक्ट। वन मोर टिप इज दैट अगर आपने एक आंसर सेलेक्ट कर लिया है आप फिर उसको चेंज मत करें, बिकॉज इट्स दैट 90% ऑफ द टाइम आप जो नेक्स्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे ना वो सही नहीं होगा, अनलेस आप श्योर हैं कि आपका वो आंसर सही हो। ओके, आई थिंक कि सियाफ का शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू है जिसकी वजह से डिसकंटिन्यू हो गया है। तो बहरहाल जो गाइडलाइंस थी जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था और जो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स देनी थी वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई थी, एग्ज़ाम तक हम पहुंच गए थे। थोड़ा सा एरिया रह गया है, वो इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करती हैं तो फिर हम इंशाल्लाह दोबारा उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, देन हमारे पास फिर नेक्स्ट मेंटोर हैं मिस्टर कैस अजमत, and he passed the CMA USA Part 1 exam with 72% marks, and he is an accountant at EFS Facilities Services in Pakistan. So, yes, मैं आपका सेशन ऑन करता हूँ, आपका एक्सेस ऑन करता हूँ, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। जी कैस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ थोड़ी स्लो है आपकी। अभी सही है?
जी बहुत बेहतर है। तो मैंने अपना जो एग्ज़ाम था CMA पार्ट 1 का, वो मैंने इस ईयर जून में क्लियर किया। स्टडीज़ मैंने पहले काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद पढ़ रहा था। तो मैंने जो परचेज़ कर लिया था पॉप का मटेरियल और मिर्चा वाला से सब लेक्चर्स वगैरह, वो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किए थे मई में। तो मुझे एक साल लगा तकरीबन क्लियर करने में, क्योंकि बिल्कुल नया था मेरे लिए सब कुछ, और काफ़ी अरसे बाद स्टडी स्टार्ट की थी। तो तरीक़ेकार ये था कि मैं पहले लेक्चर सुनता था, फिर उसे नोट्स वगैरह बनाता था, और फिर होक की बुक से जाके उसको, जो भी मैं यूनिट पढ़ता था उसको मैं रीड कर लेता था, और फिर उससे रिलेटेड जो MCQs वगैरह होते थे वो मैं सोल्व करता था। जो नहीं आते थे तो उसको फिर मैं वापस पढ़ के वापस से क्लियर करता था कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह की क्या मसला है, तो ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसी यूनिट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ तो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये तरीके कार था मेरा पढ़ने का। और साथ में उनके जो किसी यूनिट में जैसे फॉर्मूलाज वगैरह होते थे तो उसको मैं एक अलग जगह पे नोट डाउन कर लेता था। तो जब भी जॉब पे थोड़ा टाइम मिलता था तो फॉर्मूला वगैरह को या बाकी चीज़ों को मैं रिवाइज कर लेता था, देख लेता था, जिस तरह टाइम मिलता था। बाकी अगर कहें एग्जाम के डे, तो वो इस तरह था कि मैंने MCQs वगैरह करता रहा, लेकिन मैंने होक का जो वो होता है मॉक टेस्ट, वो मैंने एक ही अटेम्प्ट किया था, और वो भी उस दिन अटेम्प्ट किया था जिस दिन मेरा एग्जाम था। तो उस दिन सुबह फजर में अटेम्प्ट करके तो मैं चला गया था। मॉक अच्छा नहीं हुआ था, पर मैंने बोला था अब तो मतलब करने वाली बात है, डू एंड डाई वाली, तो कर लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है वो क्लियर हो गया था वो पेपर। और अटेम्प्ट करने का ये सिनेरियो था कि जो मुझे सवाल आते थे थ्योरी बेस वगैरह, ये जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में से इजी वाले, पहले मैंने उनको सॉल्व करता रहा, और जो मुझे नहीं आ रहे थे उनको मैं फ्लैग करता रहा, ताकि जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं एंड में उसको चेक कर लूंगा, और उस पे जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको मैं टिक कर दूंगा। तो ये वाला मैंने तरीकेकार रखा कि सबसे पहले इजी वाले करता रहा, और फिर जो थे मुश्किल वाले उनको बाद में अटेम्प्ट कर लिया। तो इस तरीके से जब वो मेरा विंडो कंप्लीट हो गई तो ऐसे वाली विंडो ओपन हो गई थी। उसमें दो एसेस थे, दोनों सही थे, मतलब इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। तो ऐसे का सिनेरियो ये है कि आपको कुछ भी आता है आप लिखें, ऐसा ना हो कि आप उसको खाली छोड़ दें, क्योंकि खाली छोड़ देंगे तो फिर तो नंबर कट जाएंगे। तो बेहतर ये है कुछ ना कुछ उसमें लिखें, क्योंकि कोई भी अगर वर्डिंग वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर मिलता है उससे क्वेश्चन वगैरह से, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है। तो उसमें बेहतर तरीका ये है कि उसको अटेम्प्ट करें, खाली छोड़ने से ये। तो ये मेरा तरीक़ेकार था सारा एग्जाम के दिन का, और ये स्टडीज वगैरह का। ठीक है कैस, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। देन हमारे जो नेक्स्ट मेंटोर हैं, लेकिन अगेन आगे जाने से पहले मैं दोनों चीज़ें रिपीट कर दूं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन हमने एंड के लिए रखा है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पहले ही चैट के टैब में जाके न्यू चैट में मिर्चा वाला का हेड आ रहा होगा, उसमें अपना क्वेश्चन सेंड कर दें, ताकि एंड में हम अपने मेंटोर से वो क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह एंड में होगा। सेकेंडली, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है, खासतौर पर व्हाट्सएप नंबर, वो लाजमी सेंड कर दें, ताकि उनको इस सेशन की रिकॉर्डिंग और प्लस जो डिस्काउंट्स वगैरह की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली सेंड कर दी जाए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे जो नेक्स्ट और थर्ड मेंटोर हैं वो हैं ख्वाजा गुलाम इर्तज़ा, एंड ही पास द CMA USA पार्ट 1 एग्जाम with 74% marks. He is a finance specialist at Cooper Heat, Saudi Arabia, and obviously from Saudi Arabia. तो इर्तज़ा 1 मिनट सबर करिएगा, मैं आपका सेशन ऑन कर दूं। जी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Assalamu alaikum, everyone. Sir, am I audible? यस, वालेकुम अस्सलाम। Okay. So basically, मैंने जो CMA पार्ट 1 एग्जाम क्लियर किया है वो लास्ट ईयर किया है, सितंबर अक्टूबर अटेम्प्ट में। और उससे पहले बेसिकली मैं पाकिस्तान में था, आज से तकरीबन 2.5 साल पहले। तो वहाँ पे भी मेरा एक क्वालिफिकेशन चल रही थी ग्रेजुएशन के बाद, जो कि पाकिस्तानी CMA ICMAP, उसका फाइनलिस्ट हूँ। तो खैर उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू समहाउ नहीं कर पाया, यहाँ आके मुझे CMA USA का पता चला।
तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझी कि मैं यहाँ रहते हुए दो पेपर्स हैं किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके अपनी जॉब के साथ जो है वो उसको क्लियर कर सका। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर्स हैं स्पेशली वो सारे जॉब के साथ ही मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक टफ सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि खास तौर पे अगर कोई मैरिड भी है तो मेरे साथ भी ये दो सिचुएशंस थी, और बहुत सोच समझ के जो है वो मैंने इस चीज़ को इस चीज़ का डिसीजन लिया कि मैं स्टार्ट करूं सीए में। तो खैर जब मैंने डिपार्टमेंट से, हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनसे मैंने जब रब्ता किया और सारी चीज़ें उनसे, हॉक का मटेरियल उनसे जो है वो एप्लीकेशन की एक्सेस, मतलब हमारी क्लासेस वगैरह का वो सब लिया, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले तो मैंने जो है वो अपना स्केड्यूल बनाया, अपनी रूटीन बनाई कि मुझे जो है वो जॉब के साथ मैनेज किस तरह करना है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे जो है वो एटलीस्ट वर्किंग डेज में, मेरे बेसिकली 5 वर्किंग डेज होते हैं और दो फ्राइडे सैटरडे जो है वो ऑफ होता है यहाँ पे। तो 5 डेज जो वर्किंग डेज हैं उनमें किस तरीके से कितने आवर्स देने हैं, और वीकेंड में किस तरीके से मैनेज करना है, कितने घंटे देने हैं। तो खैर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि एटलीस्ट जो है वो मुझे वर्किंग डेज में एटलीस्ट 3 घंटे निकालना है, जिसमें से 1.5 घंटा जो है वो मैं क्लास लूंगा, और 1.5 घंटा बाकी का जो भी है वो मैं उससे प्रैक्टिस करूंगा उसी टॉपिक का जो मैंने टॉपिक क्लास में लिया है, ताकि वो दोनों रिलेट कर सकें और मेरे दिमाग में और मेरे कॉन्सेप्ट्स में वो चीज़ बैठ सके इजीली। तो खैर वो पूरा प्रोसेस लेके चलता रहा मैं, और मैंने एक अपने दिमाग में इस तरह, ऑब्वियसली आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होते हैं एक पेपर को देने के लिए, पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो वो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एटलीस्ट 5 महीने में ये सारा जो पूरा पूरा कोर्स है वो एटलीस्ट अपना उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी ले लेनी है प्रैक्टिस के साथ। और उसके बाद फिर जो भी आखिरी का महीना है, आखिरी का 1 मंथ, उसमें मैं पूरी प्रॉपर मॉक एग्जाम्स और जितनी भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकता हूँ, वो सब करूंगा। तो खैर ये 4.5 और 5 मंथ्स आप कह लें कि पूरी प्रिपरेशन में लगे। और उसमें मैं क्या करता था कि जब भी मैं जब भी प्रैक्टिस करता था किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, पर डे के हिसाब से, और उसमें मुझे कोई भी डिफिकल्टी किसी भी क्वेश्चन में आती थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी उसको किसी भी तरह से उसको सेव कर लेता था अपने पास, कि जब मैं फाइनली एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ आखिरी मंथ में, जो मुझे सारी प्रैक्टिस रिवीजन करनी है, मैं उसको गो थ्रू कर लूंगा, ताकि मैं वापस एग्जाम में उन चीजों में ना फंसूं। तो एक तो ये टिप है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत काम आती है, लिटरली ये बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें क्योंकि देखिए ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट बैठा है, उस कॉन्सेप्ट को लेके डिफरेंट एरियाज से और डिफरेंट डायरेक्शन में सवाल आते हैं एग्जाम में। तो वो जितनी डायरेक्शन आप अपनी क्लियर करेंगे, उतना ज्यादा आपको वो कॉन्सेप्ट हर दफा, जितनी दफा वो आपके सामने आएगा, आप उसको बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज आपको डिफिकल्ट दिख रही है ड्यूरिंग प्रिपरेशन और ड्यूरिंग एमसीक्यूज, आप उसको अपने पास हाईलाइट करके कहीं भी एक्सेल में अगर स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दें, या अपने पास नोट कर लें कॉपी में कहीं भी। तो इस चीज को लेकर चले। उसके बाद जब रिवीजन में फाइनली आप आए, जो आखिरी मंथ है, क्योंकि हर किसी का प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है, और हर किसी को इवन के टाइम भी डिफरेंट लगता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी और डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस। क्योंकि पास्ट में मैंने सीएमए के पेपर्स वैसे भी दिए हुए थे, तो मुझे समहाउ नो हाउ थी कि मुझे कितना टाइम लगेगा। तो मैं अगर 3 घंटे बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी के लिए 2 घंटे। तो खैर आखिरी का जो महीना है उसमें हमने किस तरीके से, मैंने खासतौर पे किस तरीके से तैयारी की, सर से ही मैं जो है वो पूछता रहता था। तो आखिरी के महीने में ये होता था कि मैं प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की तरफ जाऊं, और प्रॉपर रिवीजन के भी डेज निकाल लूं कि मुझे 5 दिन इस टॉपिक को देना है, मतलब 5 दिन इस सेक्शन को देने, 5 दिन इस सेक्शन को देने। और एट द एंड ऑफ द डे 10 दिन आखिर के जो बचेंगे, मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले, वो मैं बस सिर्फ और सिर्फ मॉक एग्जाम देता रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा हूँ, और फाइनली एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप को बिल्कुल खाली छोड़ दूं। खाली से मुराद ये कि मैं उस दिन कुछ भी ना करूं, सिर्फ रेस्ट करूं, अपने दिमाग को जो है वो रिलैक्स करूं, और सुकून से जाके अगले दिन पेपर दूं। अब जब एग्जाम का फाइनली डे आएगा और आप एग्जाम देने जाएंगे, उस वक्त आपके नर्व्स पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आप भले बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाए, बाद दफा क्या होता है कि एग्जाम इस तरीके से जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है कि शुरू के ही कुछ 2 4 या 5 सवाल वो टफ रख देंगे, या हो सकता है शुरू के 10 सवाल या 15 सवाल वो इस तरह के रख देंगे, जिससे आपका दिमाग हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए। तो इस नर्व पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सिंपल काम उस पे जाए, जो आपने अपनी एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि यार मैं इस तरीके से चलूंगा, मेरे पास जो है वो कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मुझे एक क्वेश्चन को कितना मैक्सिमम टाइम देना है। क्योंकि 1 या 2 मिनट आप अगर रीड करते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये चीज मुझे फौरन क्लिक हो रही है नहीं हो रही है। आप एक टाइम कोशिश करें, अगर नहीं लग रहा जस्ट लीव इट, आप उसको फ्लैग करें आप। और मैं क्या करता था कि फ्लैग करने के साथ साथ जो मेरे पास वर्कशीट होती थी, एक पेज में ऐसा रखता था जिसमें मैं अपने क्वेश्चंस को नंबर भी देता रहता था कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा सा मसला हुआ, इसको मुझे दोबारा देखना चाहिए, रीविजिट करना।
तो जस्ट पूरे 100 MCQs को आप इसी तरीके से लेके चलें, जो जो बीच में आता चला जा रहा है आप उसको हाईलाइट करते रहें अपने पास और फ्लैग करते रहें। तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपकी तैयारी जब अच्छी होगी तो हो सकता है 100 में से आपको 10 या 15 इस तरह के लगे कि यार ये मुझे जाकर रिविजन करना है। और जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, क्योंकि आप उसमें आगे जा जाके, क्योंकि पेपर को इस तरीके से डिजाइन होता है कि अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल 15% अगर डिफिकल्ट है, 15% जो है वो नॉर्मल होंगे, 15% इजी होंगे, और इस तरीके से 15% किसी डिफरेंट वे में होंगे। तो ये आपको जब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, आपके अंदर जो है वो स्पीड भी, आपकी आपका टाइम भी जाया नहीं होगा। तो समहाउ आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा मैनेज कर लेंगे एमसीक्यूज को। और फिर आखिर में ऐसे 100% आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो ये बात तो खैर निकाल दे कि कुछ भी नहीं लिख के आना। आप लोगों ने देखिए कहीं ना कुछ हमें पता होता है, लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आवे ऐसे में आपको 90% नहीं आ रहा, आपको 10% आता है, आपको 10% भी लिखे, इवन के मैं बोलूंगा कि आप उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी लिख दें जो जो आपको लग रहा है कि यार ये इसमें डाल दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने छोड़ना कुछ भी नहीं। तो खैर ऐसे भी आप इस तरह से लेके चलें, और ऐसे की भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि थ्योरी की बहुत सी चीजें आपको भले आप जो है वो आपको पता हो उस चीज का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आप शायद राइटिंग नहीं कर पाते सही तरीके से, लिख नहीं पाते। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आखिर में यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा मॉक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अपने पास रख के और फिर वापस में उसको रिविजिट करेंगे, उतना ज्यादा आपका पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। थैंक यू सर। थैंक यू दादा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे एक जो मेंटोर्स हैं इलाफ वसीम, उनका कुछ सेशन रह गया था, तो उनसे जो रिमेनिंग एरिया है वो भी गाइडेंस उसकी भी ले लेते हैं, ताकि उनका भी जो पूरा एरिया है वो कंप्लीट हो जाए, और फिर इंशाल्लाह लास्ट मेंटोर पे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे इलाफ, मैं आपका ये सेशन ऑन कर दूं। ठीक है इलाफ, यू में कंटिन्यू। Yes. So I just had my essay part left जो मुझे complete करना था. So जैसे मैंने बताया था, मैंने first half में जितने भी theory questions थे उनको जल्दी solve कर लिया था, because वो easy होते हैं solve करने के लिए. And then मैंने अपने numerical solve कर लिए थे, and बचे कुछ time में जो मुझे बहुत ही लग रहे थे कि मुझे नहीं आता, मैंने उसमें guess कर लिया था. And they were around 3 to 4 questions, इतने सारे नहीं थे. I had 15 minutes left, तो मैं चाह रही थी कि मैं वो 15 ऐसे में यूटिलाइज कर लूँ, बिकॉज मुझे आइडिया था ये मुझसे सॉल्व नहीं होंगे. सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब प्रेस किया था, आई डिड गो इनटू द ऐसे सेक्शन. सो ऑनेस्टली मेरा ऐसे सेशन बहुत इजी आया था, बट आई वुड से इट कुड ऑल्सो भी बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हुई थी, तो वो आइडिया था थोड़ा किस तरह से होगा. तो वन टिप दैट आई यूज्ड इन माय ऐसे क्वेश्चंस वाज कि मैंने जो पहले थियोरी क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिए थे, बिकॉज थियोरी वालों में वहाँ पे आपसे सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे कि व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस, या ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको कुछ इतना वो जो पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है ऐसे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती. तो आप जल्दी से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि उसमें आपका इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा. एंड वंस आपके वो थियोरी वाले डन है, तो आप फिर जाके वो जो बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर लें, या जिनमें ओपिनियंस देनी होंगी आप वो सॉल्व कर लें. सो आई वुड से हाउएवर जितना भी हो आप उतना कनेक्ट करें अपने ऐसे क्वेश्चन को जो उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है उसके साथ, पैराग्राफ जो लिखा हुआ होगा वहाँ पे, जैसे कंपनी का नाम यूज करें प्रॉपर्ली, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए आपको. और जितना भी टाइम बचे जल्दी एंड करने से बेहतर है कि आप उसमें अपनी जो आपने आंसर लिखा है ऐसे का, आप उसमें वर्ड्स ऐड करें जो थोड़ा रिलेटिव हो आंसर के साथ, और उसको इन्हांस करने की कोशिश करें. सो इन द एंड आई वुड जस्ट से प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने रीडिंग से ज़्यादा एम्फोसाइज अपना प्रैक्टिसिंग पे किया था, बिकॉज वंस आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे हॉक के क्वेश्चंस, तो जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए. थोड़ा आपको स्ट्रेस होता है बिकॉज हम एग्जाम लिख रहे हैं, बट ऑनेस्टली जब आप थियोरी से स्टार्ट करें ना, आपको कुछ थोड़े से वो हो जाते हैं कि हाँ मुझे आता है, ये हो रहा है, ये सही है, ये सही है. तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जाते हैं बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, आपका माइंड बहुत यूज्ड टू हो जाता है वो सिनारियो के साथ, तो आप कामली थ्योरी क्वेश्चंस के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिसमें मिस्टेक होने का ज़्यादा आइडिया होता है. तो आप वहाँ पे बहुत काम होते हैं, तो आप वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई वुड से दिस इज वन ऑफ अ बिग टिप जो मुझे किसी ने दी थी, एंड आई वुड वांट टू पास दिस ऑन के फर्स्ट सॉल्व ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस. जब आपके पास वो हो जाएंगे तो आपके देखेंगे आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बचे कुछ जो कैलकुलेशन क्वेश्चन है आप फिर उस पर अपना बाकी का टाइम लगा सकते हैं विद मोर रिलैक्स्ड अप्रोच, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एटलीस्ट 40% तो आपने कर लिया है और आपके पास टाइम भी अब ज्यादा है. सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच. थैंक यू इलाफ।
अच्छा, लास्ट हमारे मेंटोर, लेकिन अगेन आगे जाने से पहले मैं रिमाइंड करा दूं कि जिन स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन मेंटोर से पूछने हैं वो चैट में जाके न्यू चैट के ऑप्शन में मिर्चा वाला का टैब होगा, वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर दें। इंशाल्लाह लास्ट मेंटोर का जो डिस्कशन है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने मेंटोर से सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है। और अपने जो मोबाइल नंबर है, खासतौर पर व्हाट्सएप नंबर, वो भी उसी में ही मेंशन कर दें। अच्छा, लास्ट हमारे जो मेंटोर हैं वो हैं हाफिज़ उमैरुल इस्लाम। He basically completed the CMA USA course with an average score of 82%. He has been serving as a senior accounting specialist at Eurofragrance and from UAE. तो उमर, आप 1 मिनट में सेशन ऑन कर दूं, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी उमर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ उमैर है और वालेकुम मेरी सलाम। तरतीब भी मेरी तरतीब भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि इलाफ और अज़हर और ग़ुलाम इर्तज़ा की थी। बस इसमें यही था कि जब मैं लेक्चर्स एक दिन मैं लेक्चर्स ले लेता था और अगले दिन जो है फिर उसको ऑफिस में जो होता था वही लेक्चर की जो होता था ना उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करता था। 3 दिन मैं ऐसे लेक्चर्स लेता था और फिर 3 दिन जो होते थे वो मेरी प्रैक्टिस होती थी। मेरा फोकस ज़्यादातर होता था प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस पे जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे होते थे, जो मुझे क्या कहते हैं, जो सॉल्व नहीं होते थे, तो फिर उसके लिए फिर दोबारा से जो है मैं टॉपिक को देखता था और फिर उसकी बेस पे लेक्चर्स ऐसे रिवाइज करता रहता था। और इसी तरीके से जब मैं फिर एग्ज़ाम्स के लिए जब एग्ज़ाम्स करीब थे तो क्या था, जो मैं था फिर प्रैक्टिस बेसिकली ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। और फिर एग्ज़ाम्स के जो ये मॉक क्वेश्चंस होते हैं ये सारे जो हैं, अगर हम ये 3 होते हैं, अगर हम ये 3 क्वेश्चंस कर लें मॉक, तो हमें खुद क्या कहते हैं, जब आप नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको श्योरिटी हो जाती है कि काफ़ी हद तक जो है ना आप गो थ्रू कर लेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये 3 मॉक एग्ज़ाम्स कर लिए हैं प्रैक्टिस के बाद, तो आप जो हैं वो इजीली जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डे में ऐसे ही था कि 3 में वो करके चला गया था, फिर बाद में एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन थे इसी तरीके से जो ईज़ी क्वेश्चंस होते थे, वो मैं फटाफट जो है वो ईज़ी क्वेश्चंस करके नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाता था, बाकी क्वेश्चंस को फ्लैग करता जाता था। जो जो इवन जो स्टेटमेंट्स भी बड़ी होती थी, उनको मैं छोड़ देता था क्योंकि मैं उनको पढ़ने के बजाय ईज़ी-ईज़ी सारे कर लेता था। फिर बाद में दोबारा मैं आता था और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती थी, लेकिन उसका सवाल जो था वो बहुत आसान होता था। तो उसके मुताबिक जो है फिर वो मुझे एनीवे जब मैं ज़्यादा क्या कहते हैं स्मॉल क्वेश्चंस में, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है आपकी स्मॉल क्वेश्चंस की ही होती है। जब आप कर लेते हो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, तो उसके बाद आप जब जो एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं तो वो आपको आसान, वो फिर आप इजीली कर जाते हैं। और फिर जब आपके जो इसी तरीके से जब आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो पूरे पेज पे एक पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है, लेकिन उसके जो आंसर्स होते हैं वो आपको बड़े छोटे-छोटे उसमें देना होते हैं, पार्ट्स में देने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, और बहुत छोटे-छोटे आंसर्स जो होते हैं वो आपको देने होते हैं। और एक सवाल के तकरीबन वो 3 या 4 क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके 2 लाइन आइटम्स और 3 में जो है ना आंसर्स देने होते हैं। इस तरीके से जो था मैंने ऐसे दिया था और इस तरीके से जो है मैंने अपना जो सीएमए कंप्लीट किया है। थैंक यू। थैंक यू हाफिज़ उमैर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो जो हमारे चारों मेंटोर्स हैं, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है कि आपने एग्ज़ाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, फिर इसके अलावा एग्ज़ाम डे पे आपने किस तरीके से अप्रोच करना है, एग्ज़ाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उन्होंने शेयर कर दिया है। और क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि जिन स्टूडेंट्स या जिन पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना है, वो चैट में जाके वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं पार्टिसिपेंट से वो क्वेश्चंस पूछ लूँ, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारे मेंटोर्स ने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी वो मैं अपने पास नोट कर रहा था, ताकि जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनसे भी हम शेयर कर सकें और एक मरतबा उसको रिकैप कर सकें। अच्छा, देखें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने लिखी हैं उसमें सबसे पहले कि जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो
क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ऐसी नई चीजें पता चल रही हैं या कोई सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, उसको लाजमी अपने पास कहीं पे नोट करके रखें। एक सेपरेट एक्सेल की फाइल बना लें, उसमें क्वेश्चन नंबर लिखें, आगे लिखें इसमें मसला क्या था क्वेश्चन के अंदर और रिजॉल्व कैसे हुआ। क्योंकि जब एंड में आप जाएंगे ना, बाजू का सारे क्वेश्चंस दोबारा रिकॉल करने का, अगर रिकॉल कर भी लें सारे क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस भी कर लें, तो ये रिकॉल करने का टाइम नहीं होगा कि इसमें मसला क्या था, सही है ना। और वो चीज एग्जाम में क्लिक करना बहुत जरूरी है। तो वो जब आपके पास चीज लिखी हुई होगी ना एक जगह पे समराइज फॉर्म के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे जब आप उसको रिवाइज करेंगे। सिर्फ आपको ये देखना होगा कि हर क्वेश्चन के अंदर मेरी प्रॉब्लम क्या थी और रिजॉल्व कैसे हुई थी, ठीक है। फिर इसके अलावा दो अप्रोचेज एग्जाम अटेम्प्ट करने की हैं, एक मिसलाफ ने बताई और एक जो दूसरी भी फॉलो होती है। मिसलाफ ने जो अप्रोच बताई वो ये बताया है कि आप सबसे पहले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सारे कर लें, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि थ्योरी बेस्ड छोटे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कम टाइम के अंदर आपके आंसर हो जाएंगे और चांसेस हैं कि उसके अंदर बहुत कम ऐसे हों कि जो शायद आपको नहीं समझ आए। तो जो आपको नहीं समझ आते वो आप अनआंसर्ड में छोड़ सकते हैं। एंड में जाके जब आप अनआंसर्ड पे क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपने आंसर नहीं किए थे वो आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर उसके अंदर कोई ऐसे थे जो मुश्किल था, उसको फ्लैग कर दें, सही है, या मार्क कर दें, तो एंड में जब वो मार्क या फ्लैग वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब आपके थ्योरी बेस्ड सारे हो जाएंगे तो एक थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपके काफी हद तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और जो टाइम था वो भी सेव हो जाएगा, बाद में आप जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर अप्रोच ये होती है कि आप शुरू से जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो दोनों एक साथ करें, थ्योरी और प्लस कैलकुलेशन बेस एक साथ करें। बस उसके अंदर सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, हर क्वेश्चन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्योंकि बाज औकात आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा देगा और रिक्वायरमेंट ऐसा देगा जिसके अंदर वो क्वेश्चन को कनेक्ट ही नहीं करना, डायरेक्टली आंसर देना है, तो वो बेसिकली आपका टाइम जाया करा रहा होता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। दूसरी चीज ये है कि रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो बाजू का कोई क्वेश्चन आपको काफी टेक्निकल लगता है या काफी लेंदी लगता है या आपको लगता है कि ऐसी कैलकुलेशन ज्यादा है या मुश्किल है, तो आप उसको फौरी तौर पर छोड़ें, आगे चलें, सही है। अगर आप कोई क्वेश्चन इवन अटेम्प्ट भी कर रहे हो और एक मरतबा में सॉल्व नहीं हुआ, तो उसमें टाइम जाया करने के बजाय ये कि आप आगे चलें, हो सकता है कि उसके एक के चक्कर में आपके आगे के दो क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए जो मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं वो छोड़ के आप आगे चलें और उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। जब आपका इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, तो अगर सपोज आपके एंड में 12-15 क्वेश्चंस रह गए और आधा 1 घंटा है, 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा है, 40 मिनट भी है, तो एक तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई एटलीस्ट आप 85-90% पे आ गए हैं, सही है। सेकंड ये होगा कि जब आपके पास थोड़ा अच्छा टाइम अवेलेबल होगा, तो जो क्वेश्चन मुश्किल थे हो सकता है कि वो भी जरा इजीली आप सॉल्व कर सके, क्योंकि टाइम का प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ के आगे चलना है, वो एंड में आगे दोबारा देख लें। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगेन कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था छोड़ के आ गए। भाई नहीं आ रहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी मार्क करके आ जाए। एमसीक्यूज हैं, जो आपको एजुकेटेड गेस लग रहा है मार्क कर दें, कुछ भी नहीं लग रहा तो जो समझ आ रहा है मार्क कर दें, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ऐसे बेस क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं, कुछ खाली नहीं छोड़ना। अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है बिल्कुल नहीं आ रही, कोशिश करें थोड़ा सा उसको कनेक्ट करें, कनेक्ट करके कुछ ना कुछ आंसर लिख के आए, क्योंकि उसके अंदर मार्किंग जो होती है ना पॉइंट्स पे होती है। अगर कोई पॉइंट उसको नजर आ गया कि ये रिलेटेड है, वो उसके भी नंबर दे देगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर चीज आंसर करके आनी है। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर चारों मेंटोर्स की बात सुनी हो तो एक चीज प्रोमिनेंट नजर आई है कि प्रैक्टिस जितनी करेंगे एग्जाम उतना आसान होगा, सही है ना। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लेक्चर से या स्टडी से समझ आ जाएगा, एग्जाम में कैसे आएगा, अटेम्प्ट कैसे करना है, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें एक ही चीज से हल होगी, वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितनी मैक्सिमम हो सके करें, खासतौर पर रिवीजन के टाइम पे पूरी जो प्रैक्टिस मटेरियल है उसकी प्रैक्टिस करें, मॉक एग्जाम्स अटेम्प्ट करें, हॉक के भी हमारे भी, वो लाजमी अटेम्प्ट करें। अच्छा, फिर इसके अलावा जैसे गिलाफ ने बड़ी अच्छी बात कही कि फर्स्ट आंसर जो आप मार्क करते हैं ना, ज्यादातर वही सही होता है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आपको बताती है नॉर्मली वो सही होता है, आप जब चेंज करते हैं तो वो गलत हो जाता है बाजू का। तो ये भी एक है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कंफर्म चीज नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात बताई। अच्छा, फिर एक कैश हस्बैंड ने एक बात बताई कि उन्होंने 1 ईयर के अंदर पार्ट 1 कंप्लीट किया। तो देखें, सीएमए कोर्स कंप्लीट करने का 3 साल का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें ये भी जरूरी है कि आप जबरदस्ती भागें और मैंने बस 3 महीने में पेपर देना है, 6 महीने में देना है, नहीं, प्रॉपर प्रिपरेशन करके पेपर दें, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके अलावा डोंट लीव एनीथिंग अनआंसर्ड, ये भी हो गया। सेव करनी है अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर, वो आपने कहीं पे नोट डाउन करना है, ये भी हो गया। हाँ, एक और बड़ी अच्छी चीज इर्तजा ने बताई, वो ये बताया कि बाज़ औक़ात आप जब पेपर स्टार्ट करते हैं ना, आप ये स्ट्रेटेजी लेके जाते हैं कि यार जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे ना वो छोड़ देंगे,
आगे चलेंगे। अब वो क्या होता है कि उसका पैटर्न ऐसा बन जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एल्गोरिथम के थ्रू आपके पास आते हैं। आईएमए का तो डेटा बैंक बना हुआ है, उसमें से खुद ही उठाता है वो। तो बाज होगा शुरू के अंदर ही सारे 5-6 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डाउन हो जाता है कि भाई अगर 5-6 क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे, आगे क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता, बाजू का वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन एक साथ अपफ्रंट शुरू में ही आ जाते हैं। तो आप जब उनको छोड़ के आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे मेरे ख्याल में फिर उसके अंदर 5-6 ही और ऐसे होंगे जो मुश्किल हो। तो इसमें घबराना नहीं है कि स्टार्ट के अंदर ही सारे ऐसे आ गए जो प्रॉब्लम है, नहीं, कोई घबराए नहीं। जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। अच्छा हाँ, फिर इसके अलावा आपको वहां पे वर्कशीट एक मिलती है जिसके ऊपर आप सारी वर्किंग कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन करें, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले तो कोशिश करें क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करें, ताकि लिखने की जरूरत ना पड़े। उसमें टाइम भी जाया होता है, देखना भी ऊपर नीचे पड़ता है। लेकिन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसको नंबर लाजमी दे क्वेश्चन को, ताकि बाद में आगे अगर देखना हो तो फिर वो ढूंढना नहीं पड़े कि भाई इसकी कैलकुलेशन गई कहाँ। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया कि वही आपको हेल्प करेगी एग्जाम पास करने में। और एमसीक्यूज के अंदर मैंने आपको, हाँ, एमसीक्यूज के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर आपके एमसीक्यू सपोज 3 घंटे का टाइम है और वो 2 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट हो गए तो 10 मिनट जो है वो ऐसे बेस में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे का अपना टाइम 1 आवर का है, 1 आवर ही मिलेंगे। सही है ना, तो आप भले एमसीक्यूज का पूरा 3 जो आवर्स है उसका टाइम कंप्लीट करें, उससे ऐसे बेस के टाइम पे इम्पैक्ट नहीं आता। और ऐसे बेस क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए ऐसे बेस जो आपको पास कराएगा ना, वो ऐसे बेस ही पास कराता है, और वो सॉल्व होता है आपकी आप जितने बेहतर तरीके से आंसर करते हैं। आंसर करने के लिए सिनेरियो समझना अच्छे तरीके से, समझ कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सिनेरियो अच्छे तरीके से समझेंगे, उसको फिर आप आंसर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ये बात इलाफ ने बहुत अच्छी बताई। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अगर वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो आपने सारा सिनेरियो से ही डेटा लेना है। लेकिन जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी नहीं है, कुछ तो होती है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड के भाई इसके 4 पॉइंट्स बता दो, इसके 4 बेनिफिट्स बता दो, डीमेरिट्स बता दो, वो तो आप लिख देते हैं। कुछ के अंदर वो कनेक्ट करवा रहा होता है आपको सिनेरियो से, आप सिनेरियो का मेंशन ही नहीं करते। तो वो इसीलिए आपको क्वेश्चन उसके साथ दे रहा था ताकि आप सिनेरियो को कनेक्ट करें, तो सिनेरियो को कनेक्ट करें उसके साथ। ठीक है ना, और ये आपको सारी प्रैक्टिस से ही आएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा सिनेरियो कैसे समझना है प्रॉपर तरीके से। पहले सिनेरियो समझे, उस पर प्रॉपर टाइम दें, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और क्वेश्चंस में यहाँ पे भाई लंबा लंबा डेटा नहीं लिखना, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो मेजर पॉइंट्स है जो मुझे समझ आ रहे थे वो थे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं जो ज्यादा हमारी शुरू से आदत होती है कि जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है, वो है कि एग्जाम डे पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो देखिए जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे ना उतना पेपर अफेक्ट होगा। तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी। ये बात अब एंड में नहीं सोचनी कि भाई पेपर होगा नहीं होगा, सही तरीके से प्रिपरेशन सही है नहीं है, जो होना था हो गया। अब आपने जाके पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बस बिल्कुल रिलैक्स होके और बगैर किसी टेंशन के आप प्रोमेट्रिक सेंटर पे जाएं, सुकून से बैठे, आपका नंबर आए, बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं और रिलैक्स होके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। ये नहीं सोचना कि क्या होगा होगा नहीं होगा, इससे और स्ट्रेस होगा और पेपर खराब होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम डे में अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना, बल्कि एक दिन पहले से बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ठीक है, और कोशिश करें कि एग्जाम के टाइम पे एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले सेंटर पहुंच जाए, ताकि कोई खुदा ना खास्ता रोड वगैरह का या ऐसा कोई ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू ना आए। सही है, तो ये कुछ चीजें थी। अब जरा हम क्वेश्चंस ले लेते हैं और अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा मल्टीपल क्वेश्चंस भी आप लोगों ने भेजे हैं, तो जिनके मल्टीपल थे उनका मैं एक क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा नंबर आएगा तो ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड पर डे फॉर स्टडी, इन विच हाउ मच शुड वी स्पेंड टू रीड द बुक एंड लिसन द लेक्चर। तो मेंटोर के लिए क्वेश्चन है कि भाई डेली बेसिस पे कितना टाइम देना है, तो जो भी आंसर करना चाहें, डेली बेसिस पे कितना टाइम देना है और कितने टाइम में स्टडी करनी है, कितने टाइम में लेक्चर देखना है। आई वुड से डिपेंड आपका स्केड्यूल किस तरह का है। लाइक मोस्ट ऑफ अस जिन लोगों ने भी हम मेंटर्स ने क्वेश्चन आंसर अपनी स्केड्यूल बताया था, हम लोग वर्किंग में थे। तो कभी कभी इट्स लाइक आपके पास काम के वक्त भी टाइम होता है, तो आई वुड ऑल्सो डू दैट कि मैं काम पे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था 1 या 2 घंटे का, मैं मैं अपनी कोशिश करती कि मैं उस वक्त भी रीड कर लूँ, या जो भी अगर लेक्चर देख सकती हूँ थोड़ी देर तो मैं वो जल्दी से देख लेती थी। सो इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं अपनी क्लासेस लेना, या पहले चाह रहे हैं आप सारी क्लासेस ले लें और फिर सॉल्व करें, या आप चाह रहे हैं क्लासेस और आप सॉल्विंग साइड बाय साइड करें। तो आई वुड से एक क्लास देख लें, फिर उसी क्लास की रिगार्डिंग आप लेक्चर के जो आपने देखा उसी की रिगार्डिंग आप सॉल्विंग कर लें उस दिन। या अगर आप चाह रहे हैं तो रीड कर लें नेक्स्ट टाइम लेक्चर देखने के बाद, इन द नेक्स्ट डे सॉल्विंग कर लें।
सो डिपेंड्स, और हर रोज सेम आवर्स डेडिकेट करना जरूरी नहीं है। लाइक आई सेड, प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है, फिर उसको आप अपने तरीके से फॉलो करें। अगर आपका जल्दी फिनिश हो रहा है तो आप जल्दी कर लें, अगर देर से हो रहा है तो फिर आप उस दिन ज्यादा टाइम लगा लें। ठीक है, थैंक यू। लेकिन टाइम के अंदर सिंपल सा सिनेरियो ये है कि आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पे कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करें कि डेली बेसिस पे इसको लेके चलें, ये ना करें कि 2 दिन छोड़ के, एक वीक छोड़ के कर रहे हैं। डेली बेसिस पे 1 घंटा लगाएं, 1.5 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि डेली बेसिस पे स्टडी भी करें। प्रैक्टिस साथ हो सकती है तो साथ प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि जो स्टडी है ना वो मॉर्निंग के टाइम मतलब अपने जॉब से पहले कर लें, क्योंकि माइंड फ्रेश होगा, ज़्यादा ईजी होगा। प्रैक्टिस आपके जॉब के बाद भी हो सकती है, स्टडी फिर उसके बाद मुश्किल हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद है आई हैव पेपर ऑन 27 जनवरी, आई हैवंट स्टार्टेड माई essay practice, how should I go about tackling this part, should I complete all the essays available on the Hawks and would suffice? तो अगर 27 जैन को पेपर है और अभी तक ऐसे बेस की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो फिर क्या किया जाए? जाहिर सी बात है, डायरेक्टली आंसर तो यही है कि जितना अर्ली हो सके कि ऐसे बेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। बहरहाल अगर मेंटोर कुछ इसमें गाइड करना चाहें तो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे की जो है इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करता है। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे उतने अच्छे से आप ऐसे को अटेम्प्ट कर लेंगे। सही। बाकी जो हॉक में है वो भी उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या लिखना है और कितना लिखना है। तो टू दी पॉइंट बात लिखें, और जितने कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उतना अच्छा ऐसे अटेम्प्ट हो जाएगा। सही, थैंक यू। देखिए इसके अंदर है ना एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि ऐसे बेस क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे बेस तकरीबन एमसीक्यू जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि नॉर्मली एमसीक्यू एक ही चीज़ से रिलेटेड होता है। ऐसे बेस के अंदर आप जाएंगे तो आप नॉर्मली देखेंगे वो एक से ज़्यादा जगहों को उसके अंदर कंसिडर कर लेता है। एक से ज़्यादा सेक्शंस हो गए, एक से ज़्यादा चैप्टर्स हो गए, तो समझ लेंगे 1 या 2 या 3 एमसीक्यूज मिला के एक तरीके से सिनेरियो बनाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एमसीक्यूज के अंदर 4 में से आपको पता होता है कि एक आंसर आपने देना है, आपको 4 पॉसिबल आंसर्स पता होते हैं। इसमें आपको आंसर नहीं पता होता, आपको खुद ही जो भी आंसर है वो उसको देना होता है। तो ये है। और तीसरा सिर्फ ये है कि उसके अंदर आपको अपना ओपिनियन देना होता है। तो ये चीजों की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये बाज़ औक़ात कुछ लोगों की जो प्रैक्टिस करते हैं उससे डेवलप होती है, और बाज़ औक़ात कुछ लोगों की पहले से होती है, तो वो डायरेक्टली अगर ऐसे बेस को देखते हैं तो डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं। सही ना, लेकिन प्रैक्टिस जितनी करें उतनी बेहतर है। अच्छा, फिर इसके बाद सही है। एक इलाफ ने ही एक बात शेयर की थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि देखें एग्जाम के अंदर कुछ स्पेसिफाइड कैलकुलेटर्स हैं। बेसिकली वो कैलकुलेटर्स अलाउड हैं जिसके अंदर बेसिक 6 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम ये गलती कर रहे हैं कि हमने अब तक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन की ही नहीं है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्सेल पे या फिर कोई और जो सिस्टम में कैलकुलेटर होता है या कोई और तरीके से, तो ये हमें चीज हर्ट करेगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर जो हमारा फिजिकल अवेलेबल होगा उसी से कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप एंड टाइम पे कैलकुलेटर परचेज करेंगे, उस पर हाथ सेट नहीं हुआ होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करें जो कैलकुलेटर एग्जाम में यूज करना है, जितना अर्ली परचेज करके उस पर प्रैक्टिस करें वो ज्यादा बेहतर है। आपका हाथ उस पर ज्यादा सेट होगा, एग्जाम में ज्यादा आसानी होगी। अच्छा, फिर ऐसे भी क्वेश्चंस टफ होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पूरा पेपर ही टफ होगा, या इतने होते हैं कि हम टाइम मैनेज कर सकें। देखिए मेरे नहीं ख्याल के मेंटोर से पूछने वाली बात है, लेकिन मैं खुद बता दूं कि भाई टफ तो आपका पूरा पेपर होता है। आपने जितना अच्छा स्टडी की होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी, उतना आपके लिए आसान होगा। बाकी मैनेज आप कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आपने टैकल अच्छे तरीके से करना है, अपने सिनेरियो अच्छे तरीके से रीड करना है, क्वेश्चन समझने हैं, अच्छे तरीके से आंसर करने हैं। जो प्रैक्टिस से ही आपके पास सिचुएशन बनेगी तो फिर इजीली टैकल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, जिनके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं मैं दोबारा फिर उन पे टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह आऊँगा, लेकिन अभी सबके क्वेश्चंस लेने हैं, इसलिए जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वो पहले गो थ्रू कर रहा हूँ। अच्छा, एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहरहाल मैं मालूम कर लूँ। एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि उन्होंने इतना बेहतर उनका जो बैकग्राउंड था अकाउंटिंग का वो डेवलप नहीं हुआ था, और उन्होंने सीए में स्टार्ट किया है। वो स्टार्ट से इसको स्टडी कर रही हैं, लेकिन वो ये पूछना चाह रही हैं कि can you tell me about the paper, how was it, what type of questions were there, were they conceptual or did they come directly from the teacher slides? नहीं, टीचर स्लाइड से तो नहीं आते, वो जाहिर सी बात है वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। स्टडी स्कीम, यू शुड मेक सेपरेट नोट,
क्या आपने प्रॉपर लर्न की स्लाइड जस्ट कॉन्सेप्ट्स? अच्छा, बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर नंबर 1 हम बेसिक जो बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा हो, मतलब थोड़ा सा बेसिक बिगिनर लेवल का हो, तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो बनाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अगर कोई आंसर करना चाहे हमारे मेंटोर्स। सर पहले वाले का आंसर कर देता हूँ कि मैं खुद जो 2013 में पास आउट था और मैंने मास्टर्स किया था एचआर में, और अब मैंने स्विच किया ये अकाउंट्स में, तो ओहो बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सही है, इससे तो तो इससे बिल्कुल मेरे को आंसर मिल गया। तो इतना सही। मुश्किल नहीं होता। बस सर के लेक्चर्स अच्छे थे और होक का भी मटेरियल अच्छा था, तो आवाज़ थोड़ी मिल आपकी जाती लो हो था। गई। मैं कहा जो आपके लेक्चर्स थे और होक का मटेरियल था वो दोनों अच्छे थे, तो समझने को मतलब इतनी मुश्किल नहीं हुई हम्म। चीज़ें समझने में, तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। और सेकंड जो आप स्टडी करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं या जो चीज़ लिखी भी है वही देखनी है। तो ये भी आंसर करना चाहे बहरहाल इसका ऑब्वियस आंसर ये है कि आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनेंगे तो एग्जाम के अंदर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। नहीं, वर्ड टू वर्ड आपने स्टडी, मतलब वर्ड टू वर्ड आपने देखनी है सारी चीज़ें, लेकिन वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद नहीं करनी है, आपने कॉन्सेप्ट समझने हैं और कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे जाके अप्लाई करने हैं। सही है। अच्छा, आपने एक बात पूछी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो देखें जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मैं मेंटोर से भी ये बात पूछना चाहूँगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है कि ज़्यादातर 50-50 का रेशियो रहता है कि 50% थ्योरी बेस्ड आते हैं, 50% कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, या अगर होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि वो 90%, 80%, 70% कैलकुलेशन बेस्ड दे दें। तो ये मेंटोर से भी मैं बात पूछना चाहूंगा कि क्या सिनेरियो आपको नजर आया था कि किस हिसाब से कैलकुलेशन बेस्ड और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे? आई वुड अग्री सर, ऐसा आई डोंट थिंक कोई पर्टिकुलर था कि लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आते थे लाइक हम्म। कैलकुलेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल कम थे। लाइक मैंने मेंशन किया था, आई थिंक इट इज 50-50 या मे बी 60-40 का रेशियो, बट मोस्टली इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे सही। पेपर में मैंने जब सारे थ्योरी क्वेश्चंस कर लिए थे, आई फेल्ट लाइक मैंने 40-45% कंप्लीट कर लिया है। सही। असल में देखें इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है कि अगर ये अकाउंटिंग का पेपर है ना तो इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन आएगी, ऐसा नहीं है भाई। तकरीबन 50 एटलीस्ट 40% थ्योरी आ रही है, तो इसीलिए आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाने, थ्योरी पे भी प्रॉपर फोकस करना है। ठीक है, ये जितने हमारे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिए हैं, पास किए हैं, वो सब आपको ये बात बोलेंगे कि आपका तकरीबन 50% तक थ्योरी आती है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ये गलत कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि भाई कैलकुलेशन ही कर लें, नहीं, ये वो पेपर्स नहीं जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन से पेपर निकलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर है विच सेक्शन इज, ये हो गया। इसके बाद है विच सेक्शन इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। पार्ट 1 का मेरे ख्याल में शायद कह रहे होंगे। और विच मेथड इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। विच मेथड इज मोस्ट टाइम एफिशिएंट फॉर सॉल्विंग द, विच मेथड का क्या मतलब ये समझ नहीं आया। एंड विच मिस्टेक शुड बी अवॉइड इन द एग्जाम। तो विच सेक्शन इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर पार्ट 1 में अगर कोई हमारे मेंटोर बता सके। बाकी विच मिस्टेक शुड बी अवॉइड, तो जाहिर सी बात है एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड। विच सेक्शन इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, मेरे हिसाब से तो शायद सेक्शन सी होना चाहिए, विच इज मोस्टली वेरिएंस बेस्ड सेक्शन। बाकी अगर कोई मेंटोर कुछ इसमें बता सके। अच्छा, बहरहाल इसके अंदर मैंने आपको आंसर किया है कि नॉर्मली सेक्शन सी होता है, लेकिन बहरहाल जिसमें थोड़ी सी अकाउंटिंग नॉलेज की लैकिंग है या ज़्यादा बेहतर समझ नहीं आया, वो मेरे ख्याल में सेक्शन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, काइंडली एनी टिप्स फॉर नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड्स। अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। उसके अंदर कोशिश ये करें कि एटलीस्ट आपके पास बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज लाजमी हो, जिसके लिए कुछ हमारी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, एसीसीए, सीए वगैरह, उसके जो बेसिक पेपर्स होते हैं उसकी बैकग्राउंड नॉलेज, उससे अकाउंटिंग की बैकग्राउंड नॉलेज लाजमी ले लें। मतलब आपको एटलीस्ट जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, कैसे प्रिपेयर होती हैं, वो लाजमी आना चाहिए। क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हम यहाँ पे बेसिक से पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए अकाउंटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
अच्छा, आपका स्टडी पैटर्न क्या था? लाइक स्टडी स्कीम यू मेड सेपरेट नोट्स फॉर थ्योरी और फॉलो एज पीडीएफ। तो आपने कोई सेपरेट अपने भी नोट्स बनाए हैं या फिर सिर्फ जो हैंडआउट्स हैं या जो बुक है उसको फॉलो किया है? एंड सर कैलकुलेशन सेक्शंस में भी बहुत डीप जाते हैं, इतना ज़्यादा डीप में करना चाहिए या जस्ट नॉलेज के लिए ही लिसनिंग करना है? अच्छा, दूसरा पूछ रहे हैं कि जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप में देखनी है या फिर जस्ट बेसिक कैलकुलेशन करनी है, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो जो इस पे रिस्पॉन्स देना चाहें कि सेपरेट आपने थ्योरी के नोट्स बनाने हैं या सिर्फ हैंडआउट्स वगैरह फॉलो करने हैं, एंड सेकंड कैलकुलेशन आपने कितनी डिटेल में करनी है? सर नोट्स तो जो मिलते हैं हमें वो तकरीबन जो होते हैं वो ऑलरेडी समराइज्ड ही होते हैं, इतने नहीं होते। लेकिन हाँ, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ हेडलाइंस के वो नोट्स हैं वो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही समझे आपके, वो नोट्स की बहुत ज़्यादा वो आपको सपोर्ट करते हैं उसमें। सही। प्रैक्टिस के अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं ना, तो उसमें ही, और वो जो डीप क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ वो प्रैक्टिस में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली इतने डीप नहीं आएंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन जो है वो आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है। सही सही, थैंक यू। सर एक चीज जी मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ जी, पे बिल्कुल कि बिल्कुल। जहाँ तक ये पर्सनल नोट्स की बात है, मुझे लगता है कि पर्सनल नोट्स वहाँ पे काम आते हैं, जैसे हमारा जो पार्ट वन खास तौर पे है, हम्म वहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स वगैरह बहुत सारे हैं जो कि अप्लाई हो रहे होते हैं डेफिनेटली, और वो स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकली आपसे थ्योरी में पूछ भी सकता है और पूछता है इवन के। सही। और तो उसमें मैं ये कहूंगा कि वो जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, वो हम्म आप, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप जो कॉन्सेप्ट है एज पर न्यूमेरिकली, वो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके आपके हाथ सेट हो जाता है उसमें और दिमाग सेट हो जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको रिवीजन के खास तौर पे टाइम पे आपको काम आते हैं, तो वो आप बुलेट पॉइंट्स अपने रिवाइंड करने के लिए आप नोट्स बना ले, भले वो 4-5 पेजेस का हो या 10 पेजेस का हो, तो वो गो थ्रू सही। करने में आसानी होती है। वैसे मुझे आई फील इसके अलावा नोट्स बनाने की पर्सनली कोई मतलब फील नहीं हुआ कि मैं नोट्स जरूरत बनाऊं नहीं पर्सनली। पड़ी। हम्म। सही सही। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि देखें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके थोड़े डीप में प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि एग्जाम के अंदर आपके लिए इजी हो जाए। क्योंकि अगर हम एक हाई लेवल का क्वेश्चन कर लें ना, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट समझ लें, तो उससे कम लेवल के क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जो आपने नोट्स बनाने हैं वो डिपेंड करता है कि आपको अगर एंड में रिवीजन के लिए ज़रूरत है तो आप भले बनाएं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें कवर्ड होती हैं। तो अगर कोई एडिशनल चीज़ें वो बना लें ताकि एंड में अगर रिवीजन करना उससे आसानी हो जाए, वरना जो अवेलेबल होते हैं वो मेरे ख्याल में इनफ होते हैं। तो ये था। अच्छा, ऐसे पार्ट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस केम इन अर्लियर एग्जाम और टोटली डिफरेंट टॉपिक्स। तो देखें ये आईएमए का जो वो होता है ना, पूरा डेटा बैंक है, एक पूरा डेटा बैंक बना हुआ है उनके, मेरे ख्याल में कोई 10-20 हज़ार एमसीक्यूज होंगे और 1000-2000 उसके अंदर कोई ऐसे बेस उन्होंने बना के रखे हुए होंगे। तो और उसमें फिर ये लोग रिटायर भी करते रहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो पास्ट में आए थे वही वाले आ जाएं या फिर वही वाले नहीं आए। तो ये डिपेंड करता है और इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। उनका तो डेटा बैंक बना हुआ है, वो क्वेश्चन उस ऑटोमेटिकली उसमें से पिक करता है। ठीक है, तो इसको कोई आप ये नहीं कर सकते कि भाई पास जैसे हमारी बेसिक क्वालिफिकेशंस में होता है कि पास पेपर्स करके चले जाओ, तो यहाँ पे वो नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और थ्योरी और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो है वो तकरीबन सेम आते हैं, मिक्स आते हैं और तकरीबन इक्वल होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एग्जाम देखें, आपने पूछा ज्यादा टफ होता है, तो हर क्वालिफिकेशन के अंदर एग्जाम टफ ही होता है। जितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सबके अंदर एग्जाम टफ ही आता है। डिपेंड करता है कि आपने उसकी स्टडी कितने अच्छे से किया। आपने स्टडी बहुत अच्छे तरीके से किया, आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है ना। सेक्शन बी क्वेश्चन विच काइंड ऑफ क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क इन सेक्शन बी। तो देखें इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन वो पूछेंगे। बजटिंग भी आ सकती है, बहुत सारी थ्योरी है वो भी पूछ सकता है। इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते, बस ये कि जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी आसानी होगी। सर इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 12 ईयर्स देन वी कैन डू और नॉट। बिल्कुल, जैसे मेरे ख्याल में कैस ने ये बात शेयर की कि उन्होंने, आई थिंक यही सेम सिनेरियो था। 2013 के अंदर उन्होंने अकाउंटिंग, मतलब सॉरी अकाउंटिंग में नहीं, जो लास्ट उनकी क्वालिफिकेशन थी वो की थी, वो भी मेरे ख्याल में शायद एचआर में उन्होंने बताई। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम बाद ये अकाउंटिंग का जो सिनेरियो था ये शुरू किया। तो इतने
अरसे के बाद भी अगर आप प्रॉपर तरीके से फोकस करें तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि इवन कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ी एज के जो लोग हैं वो भी खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर इसको परस्यू कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये सिनेरियो बिल्कुल भी आप छोड़ दें, कितने अरसे पहले स्टडी कंप्लीट की थी, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एट एनी टाइम आप कर सकते हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा टाइम देना है। अच्छा, जॉब के साथ कैसे करें ये कोर्स? हाँ, ये मैं लाजमी पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे सारे जो मेंटोर्स हैं सारे ऑन जॉब हैं, तो ज़रा ये शेयर कर दें कि जॉब के साथ क्या सिनेरियो रहेगा। जी सर, मैं जॉब के साथ तो अगर आप सेम फील्ड में हैं, अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं, तो फिर जॉब के साथ मैं जिस तरह प्रैक्टिस करता था, मैं ये करता था कि मैं ऑफिस में ही जो है ना, एक स्क्रीन जो एक कहते हैं टैब जो होती थी ना पीडीएफ की, मेरी लेक्चर्स की खुली होती थी और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की खुली होती थी। तो सही। उसमें भी मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, तो इस दैट्स हाउ मैं पूरा दिन कोई स्पेशल जो तो मेरी जो वीकडेज में प्रैक्टिस होती थी, यही होती थी कि मैं ऑफिस में ही थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेके, जितना भी मुझे टाइम मिला, कभी 15 मिनट मिले तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लिए। इस तरह करते करते जो है मैं जो है ना तो अपनी प्रैक्टिस करता था। तो जॉब के साथ मेरे ख्याल से अगर आपकी जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, तो जॉब में आपके पास काफ़ी टाइम मिल सकता है और आप एक जगह पे हैं जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को खेलने जाना है या कुछ करना है, उनमें थोड़ा सा वो होता था, लेकिन मेरे ख्याल से जॉब वालों के लिए ये कोर्स फिट है कि वो उसमें आसानी से जो है वो उसको कर सकते हैं। सही, थैंक यू। देखिए, जॉब का सिंपल सिनेरियो ये है कि आपको ये नहीं कहते कि आप डेली बेसिस पे कोई 4-4 5-5 घंटे ही स्टडी करें। अगर आप डेली बेसिस पे 1-1.5 घंटा भी निकाल सकते हैं तो आप स्टडी करें, और साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहें। स्टडी कोशिश करें जॉब से पहले करें, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, ईज़िली हो जाएगी, और जॉब के बाद या जॉब के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कवर हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं वो सारे ऑन जॉब ही हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो फुल टाइम स्टूडेंट है वो ये कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो 90 टू आई थिंक 95% लोग ऑन जॉब ही ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आई हैव स्टार्टेड सेल्फ स्टडीज पार्ट 1 फ्रॉम ग्लैम बुक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आप ग्लैम से करें, कोई इशू नहीं है, बस कोशिश करें एक ही ऑथर को फॉलो करें। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर स्टडी एक जगह से करते हैं और प्रैक्टिस दूसरी जगह से, तो बाज़ औक़ात कुछ कॉन्सेप्ट्स एक जगह होते हैं, दूसरी जगह नहीं होती, ये प्रॉब्लम करते हैं। ये हमने भी फेस की है और स्टूडेंट्स ने भी फेस की है। अच्छा, एंड कैन आई गेट आईएमए डिस्काउंट? तो इसके लिए आपको मिर्चा वाला को एडमिन को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे अटेंडीज हैं उन्होंने भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो शेयर कर सकते हैं, चैट के अंदर जाके वो पूछ सकते हैं। सही। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं दोबारा, हमारे पास था। अच्छा, ओनली हॉक मटेरियल इनफ फॉर मॉक एग्जाम। मैं तो वैसे हमेशा यही कहता हूँ कि किसी एक ही ऑथर को फॉलो करें, और वो एक ऑथर भी इनफ होता है। हाँ, ये है कि हॉक पब्लिशर जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हमें लगता है, तो हम लोग उसी को ही स्टूडेंट्स को कहते हैं फॉलो करें, और उसका ही अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल कंप्लीट कर लेंगे इंक्लूडिंग मॉक एग्जाम्स, तो वो आपके लिए इनफ होते हैं नॉर्मली। In the question, we answer theory question, then we move MCQs. Sometimes we also use flag option. How can we see or practice the exam software in advance so that we understand how they? अच्छा, आपने ये पूछा है कि ये जो एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसका एक जो स्ट्रक्चर है, ये आपको कैसे पता चलेगा, या कहाँ से आप इस एग्ज़ाम लाइक सिनेरियो के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जो हॉक पब्लिशर का प्रैक्टिस मटेरियल है, नॉर्मली जिस तरीके की उसके अंदर एग्ज़ाम विंडो वो ओपन करता है, नॉर्मली वैसी ही आपके पास एग्ज़ाम के अंदर आती है। तो अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से एग्ज़ाम विंडो आएगी, और किस तरीके से अपने आंसर, उसके अंदर फ्लैग के ऑप्शन, अनआंसर्ड ऑप्शन, सही है, ये अवेलेबल होते हैं। सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा और मल्टीपल किसके थे? ऐसे भी स्पेंडिंग बजटिंग एग्जाम।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सेक्शन बी का जो आपने दोबारा पूछा है कि प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग में, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकते हैं और थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं। जितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई भी आप जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कहीं से भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईएमए का अपना डेटा बैंक बना हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें ये बात आप नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर फर्दर जॉब के साथ कितने टाइम में कवर हो जाता है। देखिए अगेन यही बात है कि जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम डेली बेसिस पे दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डेली बेसिस पे टाइम दें। 1 घंटा दें, 1.5 घंटा दें। और फिर इसके ऊपर एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, वो आप एडमिन से कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है कि कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप सपोज डेली बेसिस पे 3 आवर्स देते हैं तो आपका एक पार्ट का कोर्स 4 मंथ्स के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है। कम टाइम देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन 1 घंटा लगाएं डेली बेसिस का, 1.5 घंटा लगाएं, 3 घंटे लगाएं, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करें, रिवीजन करें, फिर जाके पेपर अटेम्प्ट करें। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेंटोर से पूछना है, ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस हेडलाइन के साथ उनको 2 to 3 लाइंस में एक्सप्लेन करना होता है या विदाउट हेडलाइन जस्ट एक्सप्लेन करना होता है। मतलब क्या हेडिंग्स की बात कर रहे हैं ना, कि हेडिंग देनी होती है और 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है, या विदाउट हेडिंग जस्ट एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जरा अगर बता सकें। जी नहीं मैं सर, ये जो हेडिंग्स को होते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप सिर्फ उसको 2 लाइंस में, वो कुछ सवाल इस तरह का होता है कि उसको सिर्फ उसको बस एक्सप्लेन करना होता है वहाँ पे। और हेडिंग्स की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछते हैं तो वो फिर 5 मेरिट्स और डीमेरिट्स जो होते हैं वो उसी तरीके, जितने भी वो पूछेंगे उस तरीके से आप बस लिख दें। उसमें उनको ज़्यादा थ्योरी और उनको ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। वो इवन टू द पॉइंट मांग क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे में पूछ रहे होते हैं। थैंक यू। तो आंसर बेसिकली यही है कि आपको हेडिंग्स वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको पूछ रहा है आप डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर दें। अगर आपको बोल रहा है 4 बेनिफिट्स आप उसको दो, तो अब एक बेनिफिट की आप हेडिंग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, इतना टाइम ही नहीं होगा। डायरेक्टली जो बेनिफिट है नंबर वाइज उसको एक्सप्लेन कर दें कि भाई ये सिनेरियो है, ठीक है। जहाँ पे आपसे कैलकुलेशन पूछे कैलकुलेशन दे दें। सही। हाँ, ये है कि अगर मल्टीपल कैलकुलेशन है तो एक की हेडिंग दे दें कि भाई इस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की कैलकुलेशन है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में शायद कंप्लीट हमारे क्वेश्चंस हैं। और अगर 1 मिनट और मैं अगर दे देता हूँ, अगर आपने कोई और फर्दर क्वेश्चन पूछना है तो आप मालूम कर लें, फिर इसके बाद फिर हम सेशन वाइंड अप करें। ठीक है, आई थिंक फर्दर क्वेश्चंस हमारे पार्टिसिपेंट्स के नहीं हैं। तो इन द एंड जितने हमारे मेंटोर्स हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला ताकि हमें भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज्वाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी थैंक यू कि उन्होंने सेशन ज्वाइन किया। और इन दी एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्री एग्जाम गाइडेंस सेशन था ये मिर्चा वाला सब ऑफ अकाउंटेंसी ने कंडक्ट करवाया है, जो कि अप्रूव पार्टनर है आईएमए का भी और हॉक का भी, जिसके बेसिस पे आपको आईएमए के इंटायर फी स्ट्रक्चर में यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ आईएमए फी पे 37.5% डिस्काउंट मिल जाता है। और हॉक का जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो जब आप मिर्चा वाला के थ्रू परचेस करते हैं तो 54% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अब आपके पास अगर ये डिस्काउंट्स वगैरह आपने अवेल करने हैं तो या आपने कोई कॉन्टैक्ट वगैरह करना है
तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है मिर्चा वाला जब ऑफ अकाउंटेंसी के, आप किसी भी टाइम इस पे मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो इस पे आपको आंसर हो जाएंगी। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स का और खासतौर पर हमारे मेंटर्स का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम दोबारा अपने मेंटर्स को तकलीफ देंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।